तो ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करेंगे जो हमने देखा कि फ्री एक्सपेंशन में एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होता है, रिवर्सिबल में क्या लगाना है, इरिवर्सिबल में क्या लगाना है, लेकिन कंडीशन होनी चाहिए आइसोथर्मल, दैट मीन्स आपको टेम्परेचर चेंज नहीं करना है। उसके बाद वर्क हम और भी तरीके से कर सकते हैं, दैट मीन्स जैसे मैंने पीछे किया आइसोथर्मल, आप एडियाबैटिक भी कर सकते हो। एडियाबैटिक वर्क, दैट मीन्स आप एडियाबैटिक में क्या होता है, एडियाबैटिक में हीट एक्सचेंजेस जीरो होते हैं। डीक्यू हीट एक्सचेंज आप नहीं कर सकते, सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज नहीं कर सकते। उसमें कितना वर्क होता है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं उसको रहने देता हूं। आगे वाले लेक्चर्स में मैं आपको फिर ये याद दिला दूंगा, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, आइसोथर्मल वर्क हमने किया था। इसके बाद हम एडियाबैटिक वर्क भी कर सकते हैं, बट कीपिंग पेंडिंग इट फॉर अ टाइम। कुछ लेक्चर्स के लिए इसको पेंडिंग रखते हैं, क्योंकि उसमें कुछ टर्म्स आएंगी जो अभी आपने देखी नहीं है, जो हम आगे देखेंगे पहले। तो नेक्स्ट थिंग, और उसके बाद इन दोनों को कंपेयर भी करेंगे ऑन ग्राफ बेसिस। हम इनको कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी तक आपको जो पता है, हमने स्टार्ट किया था वर्क हमने देखा कि यहां पर जो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क होती है दैट इज अ प्रेशर वॉल्यूम वर्क। फिर हमने आइसोथर्मल कंडीशन फिलहाल लिया था। आइसोथर्मल का मतलब होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। फिर हमने देखा था इसमें दो वर्क्स होती हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल टाइप आप कर सकते हो। रिवर्सिबल में आपका जो इक्वेशन कुछ अलग रहता है और इरिवर्सिबल में फाइनल इक्वेशन कुछ अलग रहती है, उसी हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़े। दूसरी टर्म जो हमें थर्मोडायनेमिक्स में काम आएगी, हाँ, और एक चीज वर्क के बारे में ही पहले, वर्क जो होता है ना, वर्क इज ए पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन, दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन पाथ। हमने स्टार्टिंग लेक्चर्स में कहा था कुछ फंक्शन स्टेट फंक्शन होती है। स्टेट फंक्शन होता है कि जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करे। जैसे मैंने आपको उस वक्त कहा था, फॉर एग्जांपल एक आदमी है, यहां पर मैंने एक लिफ्ट रख दी, ये लिफ्ट रख दिया यहां पर। लिफ्ट में इसको, एक पर्सन को, इस पर्सन को यहां से यहां जाना है। ये चढ़ा लिफ्ट में, पहुंच गया इधर, ठीक है ना। और दूसरा है जो सीढ़ियों से आ रहा है, ये पर्सन सीढ़ियों से आ रहा है लेकिन पहुंचा उधर ही। क्या इन दोनों का काम करने का जो तरीका है वो दोनों का सेम है? ऑब्वियसली नॉट। इसका वर्क और इसका वर्क सेम होगा? ऑब्वियसली नॉट। दैट मीन ऑल्दो इनकी इनिशियल पोजीशन कहां थी, ग्राउंड पे, इनकी फाइनल पोजीशन दोनों की सेम है। क्या दोनों ने वर्क सेम किया? नहीं, इन्होंने दोनों ने वर्क सेम नहीं किया। तो ऐसी चीजें जो डिपेंड करती हैं पाथ पे, उनको हम कहते हैं क्या, पाथ फंक्शन। तो क्या रखोगे आप याद, वर्क इज ए पाथ फंक्शन, दैट मीन ये पाथ पे डिपेंड करता है। ये तो हो गया नॉर्मल वर्क। अगर आपको खाली ऐसा पूछा जाए कि वर्क क्या है, तो आप बोलेंगे वर्क इज अ पाथ फंक्शन। लेकिन हम आगे जाके कहीं पर देखेंगे ये भी स्टेट फंक्शन बनता है। स्टेट फंक्शन होता है जो खाली इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड होता है, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल अगर कोई पूछे ऐसे ही खाली वर्क क्या है, वर्क इज अ पाथ फंक्शन, आप याद रखेंगे। चलिए दूसरी टर्म की तरफ जाते हैं। हीट इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, is a form of energy। देखिए, अगर मैं गैस ले लूं, ये यहां पर पिस्टन रख दिया, यहां पर हमारा गैस है, इसको मैं हीट दे दूं, मैं इसको हीट दे रहा हूं। जब मैंने इसके नीचे बर्नर रख दिया, जब बर्नर रख दिया तो इसमें एनर्जी बढ़ेगी ना, तो आप सिस्टम की एनर्जी बढ़ा रहे हो। तो हीट से भी, या जैसे हमने वर्क से देखा, जब हम वर्क करते हैं, वर्क करने से सिस्टम की एनर्जी चेंज कर सकते हैं, तो हीट से भी हम सिस्टम की एनर्जी चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स आपके पास गैस है, आप इस गैस की एनर्जी बढ़ाना चाहते हो, दे दो हीट। आप इस सिस्टम की एनर्जी कम करनी चाहते हो, निकालो हीट, है ना। निकाल भी सकते हैं ना, कि अगर मैं इसको रखूं किसी लोअर टेम्परेचर पे, आइस पे रख दूं, तो वहां से ही हीट निकलेगी बाहर, ठीक है। तो हीट आप दे भी सकते हो, वापस भी निकाल सकते हो यहां से। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन यहां पर आप एक चीज याद रखेंगे इसके लिए, थर्मोडायनेमिक्स में जो हम बोलते हैं, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम को हीट दिया जा रहा है, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम,
तो हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू पॉजिटिव हीट एक्सट्रैक्टेड बाय द सिस्टम या फ्रॉम द सिस्टम। अगर आप सिस्टम से हीट निकालोगे Q इज इक्वल टू नेगेटिव। सिस्टम को हीट दिया तो उस हीट को आप रिप्रेजेंट करोगे Q से, Q लिखोगे पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि आप सिस्टम को दे रहे हो, कन्वेंशन है। अगर आप सिस्टम से हीट निकाल रहे हो तो Q क्या बनेगा? नेगेटिव। सिस्टम को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाओगे, नेगेटिव। वर्क में भी हमने देखा था, वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम खुद काम कर रहा है तो नेगेटिव, अगर हम काम कर रहे हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम दैट इज पॉजिटिव, जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। और लास्ट पॉइंट इस हीट के बारे में, हीट इज ए पाथ फंक्शन, ये भी पाथ फंक्शन है, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे हीट दे रहे हो। हीट इज ए पाथ फंक्शन। तो ये चीजें आपको नोट करके रखनी है हीट के बारे में। फिर बाकी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसका यूनिट जूल है, कैलोरीज है, कैलोरीज में भी हम ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना काफी है, आप मुझे ये याद रख के दे दीजिए कि हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम Q पॉजिटिव, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम Q नेगेटिव, हीट इज ए पाथ फंक्शन। तो ये हमारे पास दो टर्म्स हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो गई, एक हो गया वर्क और दूसरा हो गया हीट। तो थर्मोडायनेमिक्स में अभी हमने दो चीजें देखी, वर्क मैंने देखा आइसोथर्मल कंडीशन में दो तरीके का, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, और हीट आप दे रहे हो कि निकाल रहे हो, तो ये चीजें हमने देख ली। Now, going further, फर्स्ट टर्म जो आपको यूज होगी इस थर्मोडायनेमिक्स में, दैट इज इंटरनल एनर्जी। जिसको E या U से आप दिखाते हो। इंटरनल एनर्जी, ये इंटरनल एनर्जी क्या होता है? सम दैट मीन प्लस टोटल ऑफ ऑल द एनर्जीज इन अ सिस्टम sum total of all the energies in a system is known as internal energy। क्या मतलब? आपके पास सिस्टम है, ये आपने कोई सिस्टम रखा है, चलिए गैस लिया आपने, गैस किसका बना है? एटम्स का बना है। तो इस सिस्टम की सारी जितनी भी एनर्जी है वो सब मिला लीजिए तो वो बनेगा आपका इंटरनल एनर्जी। मतलब U दैट इज इंटरनल एनर्जी किसके बराबर? U या आप E से भी दिखा सकते हो, ट्रांसलेशनल एनर्जी इसमें मॉलिक्यूल्स एक जगह पे दूसरी जगह जा रहे हैं तो उनके पास ट्रांसलेशनल एनर्जी होगी। U रोटेशनल, मॉलिक्यूल्स अगर वहां पर है तो वहां पर वो मॉलिक्यूल्स रोटेट कर रहे हैं तो उनके पास रोटेशनल एनर्जी होगी। U वाइब्रेशनल एनर्जी, तो सबकी, एक की नहीं सबकी वाइब्रेशनल एनर्जी कितनी है?
ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन, रोटेशन, ये तो सब मिलके बन जाएगा इसका काइनेटिक एनर्जी। आप ऐसे भी लिख सकते हो यू पोटेंशियल एनर्जी, इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यू इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि ये एटम्स हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। इनके पास न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं, तो उसको हम लिखेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। तो सारी एनर्जी मिला के इस सिस्टम की जो भी है, ट्रांसलेशन है, रोटेशन है, वाइब्रेशन है, क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स होंगे वो घूम रहे होंगे, वो चल रहे होंगे, वो वाइब्रेट कर रहे होंगे, तो सारी एनर्जीज को मिला के पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इलेक्ट्रॉन्स तक। ये एटम्स हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की अपनी एनर्जी होती है, वो भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है, न्यूक्लियर एनर्जी, वो सारी चीजें मिला के आपका जो बन जाएगा ना, दैट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। एंड दिस इज द फर्स्ट टर्म, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स किसके साथ डील करता है, एनर्जी के साथ। हीट वर्क तो हमने पढ़ा, लेकिन हमें वो यूज करना है, तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आपके पास जो है थर्मोडायनेमिक्स में, दैट इज इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी होता क्या है एक्चुअली, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एनर्जीज इन ए सिस्टम। सिस्टम में जो भी है सारी एनर्जीज को मिला के आपका बन जाएगा इंटरनल एनर्जी। याद रखा कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, कि जो सिस्टम है आपके पास, जो उसमें एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी चलने का, ट्रांसलेशन, घूमने का, रोटेशन, वाइब्रेशन करने का जितना भी उसमें एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो भी इलेक्ट्रॉनिक होगी, न्यूक्लियर होगी, वो सारी एनर्जी मिला के आपका बन जाता है इंटरनल एनर्जी। अब देखिए इंटरनल एनर्जी के प्रॉपर्टी। सबसे पहली बात, इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पता है किसको कहते हैं, डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ ए सबस्टेंस, डिपेंड्स on the amount of a substance. That means अगर मैं नंबर, ये जो आपके एटम्स होंगे ना इसमें, अगर मैं इनकी सबकी मिला के बन गई इंटरनल एनर्जी, अगर मैं ये ढक्कन इसका उठा दूं और नंबर ऑफ एटम्स इसमें ऐड करूं तो एनर्जी बढ़ेगी ना। एटम्स जब बढ़ेंगे तो एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि एनर्जी कहां से, इंटरनल एनर्जी कहां से बनी, एटम्स की वजह से। इसका ढक्कन मैंने उठाया, उसमें मैंने कुछ एटम्स और ऐड कर दिए, मॉलिक्यूल्स और ऐड कर दिए, तो एनर्जी तो बढ़ गई ना। अगर मैं कुछ निकाल दूं बाहर तो एनर्जी तो कम होगी ना। जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है अमाउंट पे, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो इंटरनल एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है, जो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू। ठीक है, देखिए ये मेरे पास सिस्टम है, मैंने इसको हीट दिया, ठीक है, हीट देने से इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई, हीट देने से इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई। लीजिए इसकी इंटरनल एनर्जी पहले 10 जूल थी, मैंने इसको हीट दिया तो इसकी 20 जूल हो गई, बढ़ गई इंटरनल एनर्जी। नहीं, मैं कोई मुझे कह रहा है कि नहीं आप हीट मत दीजिए, आप कुछ और कीजिए, वर्क कीजिए। मैं वर्क कर रहा हूं, वर्क दैट मीन इसको पिस्टन जो इसका है ना वो दबा रहा हूं अंदर, दबाने से इसकी एनर्जी फिर से बढ़ेगी, वो बढ़ गई 10 से 20। मैंने एक बार हीट दिया था, लेकिन दूसरी बार मैंने क्या किया, मैंने पिस्टन दबाया। ये तो अलग अलग तरीका से आपने किया ना, लेकिन इंटरनल एनर्जी क्या पहले 10 था फिर 20 है। आपने कैसे किया उस पर डिपेंड नहीं है, ये सिर्फ डिपेंड करता है कि इनिशियल पॉइंट क्या था, फाइनल पॉइंट क्या था। इट इज नॉट ए पाथ फंक्शन, इट इज अ स्टेट फंक्शन। तो ये क्या है, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन होता है जो डिपेंड करता है खाली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पे।
द एब्सोल्यूट, थर्ड पॉइंट इसके बारे में याद रखिएगा, द एब्सोल्यूट वैल्यू of internal energy is not possible to found. जो इंटरनल एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया एक्यूरेट, दैट मीन मेरे पास ये सिस्टम है, इसमें 100 एटम्स है, मुझे कोई कह रहा है कि आप बताइए मुझे इसमें बराबर 100% बताइए कि इसका एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, आप ये कभी मालूम नहीं कर सकते बराबर। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए ना, इसमें आपको क्या क्या निकालना है, ट्रांसलेशन निकालना है, रोटेशन निकालना है, वाइब्रेशन निकालना है, फिर इलेक्ट्रॉन्स का निकालना है, फिर न्यूक्लियर का निकालना है। सो ऑब्वियसली इसमें तो एरर होगा ही, दैट मीन एक्यूरेट, एब्सोल्यूट मतलब एक्यूरेट वैल्यू कभी आप नहीं निकाल सकते। लेकिन अब आप मुझे कहोगे सर जब हम इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल सकते फिर हमारे किस काम का ये? लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में हमें इसका एक्चुअल वैल्यू नहीं चाहिए, हम सिर्फ डिपेंड करते हैं चेंजेस पे, और थर्मोडायनेमिक्स में हमने चेंजेस निकालने का तरीका निकाला है। दैट मीन्स इन थर्मोडायनेमिक्स we deal with change in internal energy. अगर कोई बताएगा कि ये आपके पास सिस्टम है, इसमें गैस है, इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, आप बताइए इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगा? अगर 1 मोल होगा, 1 मोल कितना हो गया? 6.023 इंटू 10⁻23, कितना नंबर है, ह्यूज नंबर। फिर आप इसकी कैसे करोगे? सारी चीजें कैलकुलेट और बताओगे एक्चुअल इंटरनल एनर्जी क्या है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी के लिए फिर आपको सारी चीजें निकालनी है, आपको न्यूक्लियर देखना है, इलेक्ट्रॉन देखना है, प्रोटॉन देखना है, ट्रांसलेशन देखना है, सारी चीजें देखनी है। दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट द एक्चुअल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में हमें चाहिए नहीं एक्चुअल वैल्यू, हम क्या चाहिए? इन चेंज। दैट मीन्स इसमें अगर आपने इसको हीट दिया, इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हुई, और अगर आपने इसमें वर्क किया, इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हो गई, और उसके लिए हमारे पास तरीके हैं कि चेंज कैसे निकाला जाता है। एक्चुअल वैल्यू निकालना मुश्किल, बट चेंजेस कैसे निकालते हैं दैट वी कैन डू, और थर्मोडायनेमिक्स में हमें वही चाहिए, चेंज कितना है। इस पॉइंट को याद रखिए, वी कैन नॉट फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, एंड दीज चेंजेस आर मेजर्ड, these changes, या ऐसे लिखूं मैं, the internal energy is measured in Bohm calorimeter। हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं बॉम कैलोरीमीटर, जिसमें हम इसको मेजर करते हैं। इसका मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि इसका मेजरमेंट कैसे हम लेते हैं बॉम कैलोरीमीटर में। It's an instrument. You can say it's an instrument. चलिए, यहीं पर मैं एक हेडिंग डालता हूं, ऑल्दो मैं इंटरनल एनर्जी में ही हूं, मैं हेडिंग डालता हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Although this deals with the internal energy, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गवर्न्स विद इंटरनल एनर्जी, ऐसे आप बोल सकते हो। हम मैथमेटिकली, फर्स्ट लॉ से हम मैथमेटिकली दिखा सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी में कैसे कैसे चेंजेस आ सकती है, क्योंकि आपने बोला ना कि थर्मोडायनेमिक्स में हमें किसके साथ डील करना है? चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी। चलिए मैं आपको दिखा दूं कि हम इंटरनल एनर्जी को चेंजेस कैसे निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो। इसी को फिर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहेंगे। चलो बेटा मुझे बता दो, ये मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें आपने गैस लिया, ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम मतलब जिसमें एनर्जी आप चेंज कर सकते हो। कैसे? आप क्या चेंज कर सकते हो? सराउंडिंग, ये हो गया सिस्टम, इसके बाहर हो गया सराउंडिंग। ये सराउंडिंग के साथ
मैटर भी एक्सचेंज कर सकता है और एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकता है। पहला लेक्चर जिसमें मैंने आपको कहा था कि ओपन सिस्टम क्या होता है, वो सिस्टम जो अपने सराउंडिंग्स के साथ एनर्जी एज वेल एज मैटर कैन बी एक्सचेंज है, ठीक है। ओपन सिस्टम, इसमें मुझे इंटरनल एनर्जी चेंज करनी है, दैट मीन इसकी एनर्जी चेंज करना, आप लीजिए इसकी एनर्जी चेंज करनी है। क्या क्या तरीका है आपको इसकी एनर्जी चेंज करने का? कोई बोलेगा सर मैं इसको हीट दूंगा, हाँ इट्स एन ओपन सिस्टम, ये हीट ले सकता है, आप इसको हीट दीजिए, क्यों हीट, आप इसको हीट दे सकते हो। कोई बोलेगा नहीं मैं इसके ऊपर पिस्टन रखूंगा, मैं इसके ऊपर पिस्टन रखूंगा और पिस्टन रख के इस पे वर्क करूंगा, इसको दबा सकता हूं, इसको उठा सकता हूं, तो आप वर्क कर सकते हो। ये हो गया दूसरा तरीका इस पे इसकी एनर्जी चेंज करने का। या ये ओपन सिस्टम है ना, ओपन सिस्टम कोई कहेगा सर मैं इसका ये पिस्टन उठाऊंगा और इसमें और मॉलिक्यूल्स ऐड करूंगा, ये मैंने और मॉलिक्यूल्स ऐड किए, दैट मीन नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हो गए आपके पास तीन तरीके जिसमें आप ओपन सिस्टम में इसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हो? क्यों हीट दे सकते हो, हीट निकाल सकते हो, चेंज मतलब या बढ़ाना या घटाना। डब्ल्यू वर्क कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ मोल्स ऐड कर सकते हैं या घटा सकते हैं। तो ये हो गए तीन तरीके ओपन सिस्टम के लिए जिससे आप इसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हो। आपको किसी ने गैस दिया था, बोला इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करो, लेकिन साथ में कह दिया इट्स एन ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब ये एनर्जी एज वेल एज मैटर एक्सचेंज कर सकता है सराउंडिंग के साथ। चलिए दूसरा देखते हैं, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम, क्लोज मतलब अब इसके ऊपर ये लग गया, पिस्टन लग गया, अब आप इस पिस्टन को नहीं उठा सकते। दैट मीन क्लोज्ड सिस्टम इज दैट सिस्टम इन विच एनर्जी कैन बी एक्सचेंज्ड बट मैटर कैन नॉट बी, जिसमें आपका सिस्टम एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है सराउंडिंग के साथ लेकिन मास चेंज नहीं कर सकता। दैट मीन आप इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल न घटा सकते हो न इसमें बढ़ा सकते हो। तो उस वक्त आप क्या लिखोगे क्लोज सिस्टम के लिए? Q प्लस W, ये हट गया, आपका ज्यादा ये यूज होगा सिस्टम्स के लिए। डेल्टा इज इक्वल टू Q प्लस W, ठीक। फिर डिपेंड करेगा कि W का साइन प्लस होगा कि माइनस होगा, वो मैं आपको बता चुका हूं। वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द बाय द सिस्टम नेगेटिव। फिर W का अंदर क्या वैल्यू होता है? माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V होता है ना, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, वो आप याद रखिएगा। आइसोलेटेड अगर है तो क्लोज सिस्टम में आपने बोला कि हम दो तरीके से इसकी एनर्जी चेंज कर सकते हैं, या तो इसको हीट दे दे या तो इस पे वर्क करे, ठीक है ना, यही दो तरीके हैं आपके पास। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम होता है जिसको बाहर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। दैट मीन ये जो सिस्टम है इसके ऊपर मैंने वॉल खड़ा कर दी, ये वॉल अब इसको बाहर वाले के साथ कुछ कनेक्शन नहीं है। Isolated system, those system which can neither exchange energy nor matter with the surroundings, न ये एनर्जी एक्सचेंज करेगा न ये सराउंडिंग के साथ मैटर एक्सचेंज करेगा। तो इस वक्त क्या लिखोगे आइसोलेटेड सिस्टम में? आइसोलेटेड सिस्टम में हम लिखेंगे डेल्टा E लिखिए या डेल्टा U लिखिए, वो आपकी मर्जी। डेल्टा E इज इक्वल टू 0, दैट मीन कॉन्स्टेंट, दैट इज कॉन्स्टेंट। क्योंकि जब आप बाहर से कुछ कर ही नहीं सकते, ना आप इसको हीट कर सकते हो, ना वर्क कर सकते हो बाहर से, आप इसको कुछ नहीं कर सकते, बाहर से कुछ नहीं कर सकते। जब बाहर से इसका कुछ नहीं कर सकते, इसकी एनर्जी जो होगी ना अंदर की वो वही रहेगी, ठीक। दैट मीन ऐसा समझिए, अगर आपके पास सिस्टम है, ये कमरा है, इस कमरे में मैं बाहर वालों के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, जो भी है अंदर है, so its internal energy is not going to change, so we say delta E is equal to 0, that is constant. These three represents the mathematical form of first law of thermodynamics. These three equations, ये जो equations आपने लिखी, these are represented as mathematical representation of first law of thermodynamics. First law के अब देखिए, first law का statement देख लीजिए। पहला इसका statement हम कैसे लिखते हैं first law का? Internal energy या एनर्जी आप कह दीजिए
of an isolated system ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं यूनिवर्स इज कांस्टेंट दैट इज DE या DU इज इक्वल टू 0। यही है ना। जो भी आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम होगा, आइसोलेटेड सिस्टम हो गया जिसको बाहर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ना ये एनर्जी एक्सचेंज करेगा ना मैटर एक्सचेंज करेगा, तो इसको कोई तरीका नहीं है इसकी इससे इंटरनल चेंज एनर्जी चेंज हो सकती है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लॉ। हाँ, ब्रैकेट्स में मैंने यहां पर यूनिवर्स लिख दिया। देखिए यूनिवर्स का मतलब हम अगर थोड़ी देर के लिए ये समझे, और है भी, जो ये सारी दुनिया है ना, आप सारी दुनिया को सिस्टम समझिए। ऑल्दो मैंने आपको पीछे कहीं पर लेक्चर्स में बताया है कि सिस्टम एक जिसको हम स्टडी करते हैं वो सिस्टम होता है, उसके बाहर जो होता है दैट इज सराउंडिंग, और सिस्टम प्लस सराउंडिंग बनता है यूनिवर्स। ठीक है, मैंने आपको ऐसे कहा है। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए समझिए कि हमारे पास ये जो सारी दुनिया है इट इज अ सिस्टम। ठीक, आप इसको समझिए, ये हमारे पास सिस्टम है। लेकिन कौन सा सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम। दैट मीन मेरी नजर में जो दुनिया है ना, फिलहाल थोड़ी देर के लिए मैं दुनिया को समझ रहा हूं कि सारा सिस्टम यही है। जब सारा सिस्टम यही है, इसके बाहर कुछ नहीं है, मैं इसको कंसिडर कर सकता हूं ना, इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। यूनिवर्स को मैं कंसिडर कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए। आप समझिए कि आपका सिस्टम जो है ना वो यूनिवर्स है, ये दुनिया, इस दुनिया के बाद हमें पता नहीं कुछ। तो हम कह सकते हैं ना थोड़ी देर के लिए इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब दुनिया में, फिर हम ऐसे कहेंगे जो दुनिया की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है ना। ऐसा है भी, इंसान है, इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम कुछ काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर मर जाते हैं, फिर दफनाए जाते हैं, फिर जलाए जाते हैं कुछ लोग। ठीक है ना। सो एनर्जी एक्चुअली कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इस दुनिया में। लेकिन न इसकी दुनिया की एनर्जी कभी बढ़ी न इसकी घटी। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का बहुत ही अंदर अगर डीप मतलब समझे, अगर आप ऊपर से देखेंगे, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। हाँ, ये इक्वेशन भी कह रहा है कि जो आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम है उसकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। ऑब्वियसली उसको कोई कनेक्शन ही नहीं है सराउंडिंग के साथ, तो उसकी इंटरनल एनर्जी आप चेंज ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए इस यूनिवर्स को ही सिस्टम समझे, पूरी दुनिया को एक सिस्टम समझे, और कौन सा सिस्टम? आइसोलेटेड, क्योंकि होगा भी, क्योंकि हमें उसके बाद कुछ अंदाजा नहीं है उसके बाद क्या है। तो हम इस दुनिया को समझ रहे हैं कि इट्स एन आइसोलेटेड सिस्टम। अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो मतलब क्या आ गया? मतलब ये आ गया ना कि इस दुनिया की सारी एनर्जी जो है वो वहीं पर है। सिर्फ हो क्या रहा है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो हम इसका दूसरा डेफिनेशन भी डाल सकते हैं। इस जो आपने पहली डेफिनेशन इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिखी, आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो आप ज्यादा यूज करते हो लोअर क्लासेस में। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed, but can be transformed from one form to another. But can be transformed from one form to another. ठीक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। दैट मीन्स अगर हम फिर इसको दुनिया को ही एक आइसोलेटेड सिस्टम समझे, हम फिर साफ साफ ये कह सकते हैं कि दुनिया की जो एनर्जी है वो यहीं पर है, सिर्फ कन्वर्ट हो रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। न ये बढ़ सकती है न ये घट सकती है। दुनिया की जितनी भी एनर्जी है वो यहीं पर है। सो दीज आर द डेफिनेशंस। इससे पहले मैंने आपको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया। आपके पास 3 इक्वेशंस डाली, एक ओपन के लिए, ओपन हो गया Q प्लस W प्लस N। फिर दूसरा डाला जो क्लोज्ड है, क्लोज्ड के लिए आपने लिखा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तीसरा आपने लिखा डेल्टा E इज इक्वल टू 0, उसमें चेंज ही नहीं हुआ। ये जो दूसरा वाला है ना वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट इज दिस। इसको आप ज्यादा फोकस में रखेंगे।
डेल्टा यू लिखिए, डेल्टा ई लिखिए, क्यू प्लस डब्ल्यू, इसको आप ज्यादा कंसिडर करेंगे। दीज आर द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। फिर इसकी डेफिनेशंस क्या है? फर्स्ट लॉ, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम दैट इज यूनिवर्स इज कांस्टेंट, और एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब कि दुनिया की जितनी भी एनर्जी है वो यहीं पर है, ना आप उसको बढ़ा सकते हो ना आप घटा सकते हो। फिर क्या कर सकते हो? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है किसी भी प्रोसेस में। आप दुनिया का कोई भी प्रोसेस लीजिए, आप देखेंगे एनर्जी कन्वर्जन, बट नॉट, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट एंड यू कैन नॉट दैट मीन्स क्रिएट इट। चलिए अब इसी को हम इस फर्स्ट लॉ जो आपका इंटरनल एनर्जी है इसको डिफरेंट फॉर्म्स में देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन, इन आइसोथर्मल केस, आइसोथर्मल जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, आपको काम कर कुछ भी करना है, इंटरनल एनर्जी का देखना है, लेकिन कब? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल क्या हो गया? आप टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे। जब आप टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे तो मतलब ये साफ याद रखिएगा, डी यू इज इक्वल टू 0, या ई लिखिए, चलिए मैं ई लिख रहा हूं तो मैं ई को लिखूंगा डी ई, या यू, ई से भी इंटरनल एनर्जी दिखाया जाता है, यू से भी। इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। जरा इक्वेशन पे देखें, आपको मैंने बोला था क्लोज्ड सिस्टम के लिए ये इक्वेशन आप लिखेंगे, क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक, अब ई 0 है तो ये बन गया क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू किसके बराबर बन गया, या डब्ल्यू किसके बराबर बन गया? ऐसे लिख सकते हो, माइनस क्यू। ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू। देखिए मैं सीधे दिखा रहा हूं आपको सिस्टम को क्या हो गया। ये आपके पास सिस्टम था, आप इसको हीट दे रहे हो, क्या दे रहे हो? क्यू। लेकिन साथ में कह रहे हो कि आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल का मतलब कि टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए। टेम्परेचर जब नहीं बढ़ेगा तो सीधा मतलब हो गया कि इंटरनल एनर्जी इसकी बढ़ेगी नहीं, इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। लेकिन यहां से तो आप हीट दे रहे हो ना, कोई बात नहीं, वो हीट क्या करेगा? वो हीट यहां पर काम करेगा। ये यहां था, ये यहां चला गया, पिस्टन उठा, आपने नीचे से हीट दिया और जो इसका पिस्टन था ना वो ऊपर चला गया, उसने वर्क किया। वर्क डन बाय द सिस्टम। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में जो वर्क होता है वो दैट इज नेगेटिव। क्या होता है? दैट वर्क इज नेगेटिव। आपने तो हीट दिया लेकिन जो वर्क हो गया ना वो नेगेटिव आ गया, और ओवरऑल सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। शॉर्टेस्ट मच दैट मीन अगर हीट दिस, इसमें हमने हीट दिया तो वो हीट सारा का सारा कन्वर्ट हो गया किसमें? वर्क में। सिस्टम की एनर्जी चेंज नहीं हुई क्योंकि आपने कहा कि आइसोथर्मल है, dt इज इक्वल टू 0। योर दिस हीट काम दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर कंप्रेशन का हो, योर ये नीचे उतारेंगे, यहां से यहां नीचे उतारेंगे, हीट बाहर निकल जाएगी, हीट बाहर निकल जाएगी। ठीक है ना? तो उस तरीके से भी आप कह सकते हो, कंप्रेशन में भी एक्सपेंशन में भी। लेकिन याद रखिएगा इन आइसोथर्मल W इज इक्वल टू Q। आप लिखेंगे वर्क done by the system is equal to किसके बराबर? हीट absorbed by the system। सेकेंड, आप ऐसे भी कर सकते हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर आप ही काम करते सिस्टम पे, इज इक्वल टू हीट एक्सट्रैक्टेड, यहां पर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। अगर मैं ये दबाता, इसमें से जो एनर्जी जनरेट होती वो निकलती बाहर इन द फॉर्म ऑफ हीट। हो गया एक केस। ये कब? लेकिन आइसोथर्मल। यही चीजें फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।
नहीं सर, मुझे आइसोथर्मल में बताइए, मुझे बताइए अगर एडियाबैटिक होगा, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक होता है Q इज इक्वल टू 0, दैट मीन हीट एक्सचेंज 0 है। आप सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज नहीं कर सकते, दैट मीन ना आप हीट दे सकते हो इसको, ना आप हीट निकाल सकते हो। तो उस वक्त क्या बनेगा, आपकी इक्वेशन थी डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, आपकी इक्वेशन बनी डेल्टा E इज इक्वल टू Q, सॉरी Q तो हट गया, 0 प्लस W। दैट मीन आपकी इंटरनल एनर्जी, आप बाहर से इसको कुछ नहीं दोगे, हीट नहीं दे सकते आप। ये पिस्टन यहां से यहां चला गया तो इसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी, दैट मीन बाहर से हम हीट नहीं दे सकते। सिस्टम की जो एनर्जी है ना वही यूज होगी इसको पिस्टन को यहां से यहां उठाने में। कैसा एनर्जी कैसा कम, दैट मीन हमेशा पानी एनर्जी अंदर, इसकी जो अंदर की एनर्जी है उसकी वजह से इसने काम किया, पिस्टन को यहां से यहां उठाया। ठीक है, अगर आप दबाते कंप्रेशन, अगर हम कंप्रेस करते तो इसकी बढ़ जाती इंटरनल एनर्जी। ठीक, इसीलिए डेल्टा E इज इक्वल टू W, सीधे W के बराबर, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो भी चेंज होगी, बढ़ेगी कम होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। ठीक, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। अगर ऐसे लिखूं, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम, दैट मीन अगर मैं इसको कंप्रेस करूं तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर एंड वाइस वर्सा, या ऐसे लिखते हैं, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर पिस्टन यहां से यहां चला गया, दैट मीन सिस्टम ने काम किया, लेकिन कहां से काम, एनर्जी कहां से लाई, अपनी इंटरनल एनर्जी को खर्च किया। जब खर्च किया तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। यहां पर मैं एक पॉइंट आपको बताता हूं, देखिए E क्या है, E जो है डेल्टा E, इट इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन होता है जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करे। Q प्लस W होता है ना इसके बराबर। Q है हीट, हीट को मैंने कहा पाथ फंक्शन, W को कहा था पाथ फंक्शन, लेकिन इस वक्त दैट मीन जब आप एक साथ लिखोगे ना Q प्लस W किसके बराबर होता है, E के, दैट इज अ स्टेट फंक्शन। भाई देखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, बोलेगा बताइए इनमें से स्टेट फंक्शन, विच इज स्टेट फंक्शन, इनमें से स्टेट फंक्शन कौन है। पहला होगा E, वो तो आपको पता है। दूसरा होगा Q प्लस W, थर्ड होगा Q, D होगा बोथ A एंड B। आप सोचेंगे कि ये Q कहां होता है, Q तो होता है पाथ फंक्शन, W होता है पाथ फंक्शन, लेकिन Q प्लस W किसके बराबर, वो तो डेल्टा E हो गया ना, तो दोनों आंसर है, बोथ A एंड B। Q प्लस W इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन, ठीक है ना। तो याद रखा, Q प्लस W स्टेट फंक्शन। और इतना ही नहीं, यहां पर अगर कोई बोलेगा ना इन एडियाबैटिक कंडीशंस, इन एडियाबैटिक कंडीशंस, नोट करके रखिएगा, इन एडियाबैटिक कंडीशंस W इज स्टेट फंक्शन। W क्या है, स्टेट फंक्शन। लेकिन कब, जब आपकी कंडीशन क्या है, एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक क्योंकि उस वक्त ये तो डेल्टा E के बराबर होता है ना, जब ये डेल्टा E के बराबर है सो वी कंसिडर इट एज ए, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टेट फंक्शन है।
तो हो गया दूसरा केस हमारा एडियाबैटिक वाला भी। सी आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब हो गया डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। जब वॉल्यूम चेंज ही 0 है तो जनरली हम लिखते हैं, वर्क को लिखते हैं ऐसे माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। जब डेल्टा वी ही 0 है तो वर्क हो गया ना 0, चाहे फिर रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो, क्योंकि रिवर्सिबल में हम फिर ऐसे लिखते हैं पी डीवी। जब चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो डेल्टा वी इज 0, चाहे डीवी लिखे चाहे डेल्टा वी लिखे तो डेल्टा वी इज 0। तो हमारी इक्वेशन का क्या हो गया, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू लिख रहे थे हम, डब्ल्यू तो हट गया, क्यू यहां पर आप लिखेंगे छोटा सा वी। वी का मतलब हो गया कि कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट था जिसकी वजह से डब्ल्यू हट गया। इसका मतलब अब आपको पिस्टन को मूव करने नहीं देना है, आप वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते। आप इसको हीट दे दो, आप हीट दे रहे हो तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, आप हीट बाहर निकालोगे तो इंटरनल एनर्जी घट जाएगी, लेकिन वर्क नहीं कर सकते आप इसमें क्योंकि आपने रखा आइसोकोरिक। ठीक है, तो इस वक्त तो मैं क्या लिखूंगा, इंटरनल एनर्जी जैसे मैंने उसमें लिखा, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी increase in internal energy is equal to heat absorbed by the system. Heat absorbed by the system. Increase in internal energy is equal to the heat absorbed by the system. ठीक है, and vice versa. अगर डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होगी तो आप हीट को बाहर निकाल रहे हो, तो उसमें आप लिखोगे डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। सो दीज आर द डिफरेंट केसेस। और देखिए आप क्यू को मैंने आपको कहा था जो हीट होता है ना वो पाथ फंक्शन होता है, लेकिन इस वक्त ये बराबर है ना सीधे इंटरनल एनर्जी। सो क्यू वी हो गया हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इट इज अ स्टेट फंक्शन। यहां पर ये स्टेट फंक्शन है। अगर कोई ऐसे उठा के बोले ना वर्क क्या है, आप बोलेंगे पाथ फंक्शन, हीट क्या है पाथ फंक्शन, लेकिन फिर वो अगर कंडीशंस लगा रहा है, जैसे इसके पहले मैंने बोला वर्क एडियाबैटिक में क्या है, इट इज अ स्टेट फंक्शन, क्यों, ये ई के बराबर होता है। हीट एंड अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, इट इज अ स्टेट फंक्शन। इसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है दैट इज आइसोकोरिक। दिस आइसोकोरिक तो हो गया, आइसोबारिक। अगर प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, अगर प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे आइसोबारिक, आइसोबारिक हो गया प्रेशर कांस्टेंट डीपी इज इक्वल टू 0। ठीक, हमारे पास जो इक्वेशन होती है, हमारे पास होता है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू आपको पता है किसके बराबर, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। डब्ल्यू होता है ना बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक, इसमें तो प्रेशर कांस्टेंट ही है, दैट मीन प्रेशर को तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं ना, तो इक्वेशन इतनी ही रहेगी, इक्वेशन इतनी ही रहेगी। फिर मुझे इसमें से आगे जाके मैं इसमें और चीज डिराइव करनी है, लेकिन दैट कीपिंग दैट थिंग ऑन नेक्स्ट लेक्चर, वो हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई चीज हटती नहीं है। मतलब हो गया कि अगर आप भाई इसमें कैसे कैसे अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रखोगे, प्रेशर वॉल्यूम को नहीं, दैट मीन पिस्टन यहां से यहां जा सकते हैं, इसका मतलब आप हीट दे दो, हीट देने से यहां पर वर्क भी हो सकता है और इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो सकती है, ये इसका मतलब हो गया। सो दीज आर द डिफरेंट कंडीशंस, दैट मीन यहां पर हमने इस लेक्चर में क्या देखा, इसको कंक्लूड करें। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सम टोटल ऑफ ऑल द एनर्जीज इन ए सिस्टम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। सारी एनर्जीज को मिला के आप बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है,
और ये हम इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, निकालना ही मुश्किल है, लेकिन हमें चाहिए नहीं, हम इसका चेंज निकालते हैं। चेंज हम कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने ओपन सिस्टम में कैसे लिखना है, क्लोज्ड सिस्टम में कैसे लिखना है और आइसोलेटेड। उससे हमें ये उसकी डेफिनेशन भी मिल गई कि अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है उसकी इंटरनल एनर्जी कभी चेंज नहीं कर सकते हो, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 या डेल्टा ई इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा मतलब चेंज। उससे हमने ये भी इन्फर किया कि अगर हम यूनिवर्स को ही एक आइसोलेटेड सिस्टम समझे तो इसकी दुनिया में जितनी भी एनर्जी है वो यहीं पर है, ना आप इसको क्रिएट कर सकते हो, ना आप इसको डिस्ट्रॉय कर, ना बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो, सिर्फ आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन लगाई आइसोथर्मल के वक्त क्या हो जाए इक्वेशन का, क्योंकि आपको वही क्लोज्ड वाली ज्यादा यूज करनी है, दैट इज डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर आपके पास आइसोथर्मल कंडीशन होती है डेल्टा यू 0 हो जाता है, क्यू बन जाता है डब्ल्यू के बराबर। आपको अगर याद होगा पिछला मैंने क्वेश्चन दिखाया था उसमें मैंने आइसोथर्मल में डब्ल्यू निकाला था। अगर आप डब्ल्यू निकाल रहे हो आप क्यू को भी निकाल सकते हो, ठीक। फिर ऐसे ही हमने देखा था एडियाबैटिक कंडीशन में क्या होगा, और ऐसे ही हमने देखा आइसोबारिक और आइसोकोरिक कंडीशंस में क्या होगा, इस इक्वेशन का क्या क्या नतीजा निकल सकता है। देखिए वर्क हमने पीछे किया है, लेकिन मैं आपको फिर से याद दिखलाऊं, हमने वर्क सिर्फ आइसोथर्मल कंडीशन में किया। एडियाबैटिक कंडीशन आपको फिजिक्स वाले ज्यादा डिराइव करके देंगे, हम भी करेंगे हम, लेकिन उसका थोड़ा सा शॉर्ट में कंक्लूजन देखेंगे जितना हमें चाहिए, क्योंकि हमारा ज्यादा एडियाबैटिक के साथ डील नहीं होता यहाँ पर केमिस्ट्री में। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेकंड लेक्चर दैट इज रिगार्डिंग द इंटरनल एनर्जी।